हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं सभी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो आईडीडी का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए पेपर नंबर 6 आपका टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज में से जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से बार बार आप लोगों के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को लिया है, जिसमें बार बार आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनको आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, उनको मैं सॉल्व भी करके बताऊंगी आप लोगों को। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे जो HI के और VI के भी हैं तो उनकी भी क्वेरी आ रही है, इवन BEd के स्टूडेंट्स की भी, कि मैम आप हमारे सिलेबस में से भी वीडियो को अपलोड कीजिए, आप वीडियोस को बनाइए। बट मैं धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किए हुए, तो धीरे धीरे सबके सिलेबस में से मैं वीडियोस को बना रही हूँ। और जब तक आपके फाइनल पेपर होंगे तो तब तक मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ट्राई करूँगी कि आपके सबके पेपर्स पे मैं वीडियोस को अपलोड कर दूँ। और इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स से मैं स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। और डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको भी आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी पे आप लोगों को जो भी नोट्स हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने सारे नोट्स आपके इस पर भेज दिए गए हैं चैनल में, तो आप वहाँ से जा कर के आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले मैंने जैसे लिखा भी हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपके 9 क्वेश्चंस तो ऐसे आ रहे हैं जो कि 1 मार्क के क्वेश्चंस रह रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने आज ही आप लोगों के लिए इस पेपर के रिलेटेड आपके 1 मार्क के क्वेश्चन जो फुल फॉर्म्स हैं आपके, वो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बना दिए। तो आप प्लीज़ उसको जल्दी से जा कर के एक बार देख लीजिएगा और उसको आप अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लास्ट आपका 12 अप्रैल यानी परसों के दिन आपके एग्ज़ाम है, तो यही पेपर आपका रहेगा। तो आप उन फुल फॉर्म्स को भी पढ़ लीजिएगा और ये जो क्वेश्चंस आप मैं बताऊंगी उनको भी तैयार कर लीजिएगा। बट डोंट गेट लिमिटेड नहीं रहना है, इसके एक्स्ट्रा भी आप लोग अपने एक बार ही एटलीस्ट आप अपने सिलेबस को टच ज़रूर कीजिएगा, सारे सिलेबस को। डोंट थिंक कि मैम ने जो क्वेश्चंस बताए ओनली वही आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और फिर आपको हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ और भी पूछे जाएंगे। इसमें से तो नो डाउट आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बट आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी आए, तो आप फिर उसके लिए अगर प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप लोगों को हो सकता है कि मार्क्स कम आए। तो आपको जितना ज़्यादा कंटेंट आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं ट्राई कीजिए कि उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब जैसे मैंने बोला कि फुल फॉर्म्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी है आज की, उसको भी देखिएगा। 5 मैं आप लोगों को फुल फॉर्म्स बताऊंगी भी आज की, जो हो सकता है कि उस जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया उसमें नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट वन जो इस पेपर की हमारी रहती है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, NCERT। NCERT की फुल फॉर्म क्या है? N डिनोट करता है हमारा नेशनल, C मतलब काउंसिल, E का मतलब होता है एजुकेशनल, एंड R डिनोट करता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये NCERT की आपकी फुल फॉर्म है, इसको आप लोग तैयार कीजिएगा एंड यहाँ से हटा दीजिए। नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आपके, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म आती है दैट इज़ IFSP। I मतलब कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली, F मतलब फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड को? व्यक्तिगत, फैमिली जैसे परिवार, सहायता
कार्यक्रम। तो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ये भी आप लोग प्लीज़ इनको तो आप लोग प्रिपेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर बार आपके ये पेपर्स में पूछी गई है। नेक्स्ट इज़ योर ग्लैड। जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि ग्लैड आपका क्या असेसमेंट टूल है। जी डिनोट करता है हमारा ग्रेड, एल मतलब लेवल, ए मतलब असेसमेंट एंड डी मतलब डिवाइस। ग्रेड, लेवल, असेसमेंट, डिवाइस, यानी कि ये क्लास ग्रेड के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड से लेकर के फोर्थ ग्रेड तक के बच्चों के लिए इस टूल को यूज़ में लाया जाता है। ग्रेड, लेवल, असेसमेंट, डिवाइस इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट फुल फॉर्म में हमारी टैक, TEACCH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म है। एंड इसमें टी हमारा क्या डिनोट करता है? ट्रीटमेंट। ई मतलब कि एजुकेशन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन ऑफ, फिर आपका ए इज ऑटिस्टिक, ऑफ ऑटिस्टिक, एंड CCH इसका मतलब होता है कि एंड रिलेटेड, रिलेटेड के बाद में CCH का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन। एंड आपका नेक्स्ट हमारा आता है हैंडीकैप, H, हैंडीकैप, सी चिल्ड्रन। तो ये आपकी टेक की फुल फॉर्म है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म आती है दैट इज ASD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हर बार आप लोगों को ये फुल फॉर्म को पूछा जाता है। एंड CARS, CARS, ये भी क्या है? हमारा असेसमेंट टूल है। तो इसके C क्या डिनोट करता है? चाइल्डहुड। A हमारा डिनोट करता है C, चाइल्डहुड। A मतलब ऑटिस्टिक, ऑटिज्म हम लोग कह सकते हैं या चाइल्डहुड ऑटिज्म। R इज रेटिंग स्केल। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या है? चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग्स के लिए एक रेटिंग स्केल है जिसके आधार पर हम लोग बच्चे का क्या इसका यूज़ करते हैं, बच्चों की असेसमेंट करते हैं। तो ये तो हमारे कुछ छोटे हमारी फुल फॉर्म्स थी जो आप लोगों को पूछी जाती हैं। और इन फुल फॉर्म्स को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मॉर्निंग में भी वीडियो बनाया, उसमें भी कुछ मिल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो मॉर्निंग में रह गई थी, नहीं करवा पाई थी आपको, तो अभी मैंने करवा दी। अब इसके बाद में आपके लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं जो 2 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं, या फिर आपके जो 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन जो हमारा रहता है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो आपका जो सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में ही लास्ट, अभी जो आपके एग्ज़ाम हुए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुसंवेदीय, संवेदीय शिक्षण से आप क्या समझते हैं?
आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेंसरी। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाफ पेज आपका इनफ हो जाता है। तो आप लोग 2 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था लास्ट इसमें। मल्टी सेंसरी क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनका यूज़ करते हुए हम बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे। मल्टी सेंसरी अगर हम लोग इसका यूज़ अगर करने की बात करते हैं, सबसे पहले मारिया मोंटेसरी ने इसका यूज़ किया था। इसमें हम लोग सिंपल सी चीज़ें हैं कि सभी सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हुए, बहुसंवेदीय हम लोग कहते हैं, शिक्षण विधि हम इसे कहते हैं, कि इसमें टीचर सभी हमारे सेंस ऑर्गन्स का यूज़, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि VAKT भी आता है, हमारा VAKT मेथड हम लोग कह सकते हैं कि विजुअली भी, दृश्य सामग्री के माध्यम से भी, सामग्री के द्वारा भी सिखाते हैं। ऑडिटरी, A मतलब ऑडिटरी, जिसको हम बोलते हैं श्रव्य। एंड काइनेस्थेटिक, जिसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं, कि हमारे हाव भाव के माध्यम से। एंड टेक्टाइल, टेक्टाइल हम लोग कहते हैं स्पर्श के माध्यम से। अब हमारा जो मल्टी सेंसरी हमारी टीचिंग है, इसमें टीचर क्या करते हैं कि जब भी, जैसे मैंने आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए क्या किया, वाइट बोर्ड का यूज़ करी हूँ, तो आप वाइट बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, आप लोग को मैं समझा रही हूँ। और इसके अलावा हो सकता है कि मैं कॉन्क्रीट मटेरियल को, जो मूर्त रूप से मैं मटेरियल को आपको, TLM को, शिक्षण सहायक सामग्री को दिखा रही हूँ और बच्चा उसको देख करके सीख रहा है, वेदर प्रेजेंटेशन है वो। इसके बाद में ऑडिटरी, मैं बोल रही हूँ और सुन रहे हैं, तो बच्चा देख भी रहा है और सुन भी रहा है। एंड काइनेस्थेटिक, मेरे हाव भाव कैसे हैं, जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, तो वो क्या करते हैं, थ्रू एक्सप्रेशंस हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो भी मूवमेंट है उसके माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं। टेक्टाइल इज कि टच के माध्यम से बच्चे को स्पर्श करने के लिए हम बच्चे को चीज़ को देंगे। जैसे मैंने बच्चे को एप्पल का, अगर मैंने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है, अवधारणा सिखानी है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसी में कि बच्चे को कॉन्क्रीट मूर्त रूप से मैं उसको दिखाऊंगी। हो सकता है मॉडल पेपर पे दिखाया, मैंने बच्चे को मूर्त रूप से एप्पल को बच्चे को दिखाया। ऑडिटरी, मैं बच्चे को बता भी रही हूँ कि दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है, इसका रंग लाल रंग का यह होता है। तो वैसे में क्या, बच्चों को जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उसको बच्चे सुन रहे हैं। काइनेस्थेटिक, मेरे जो हाव भाव हैं ना, उसके माध्यम से मैं बच्चे को बोलूँगी कि एप्पल खाने में कैसा होता है, मीठा होता है। एंड टेक्टाइल मतलब मैं बच्चे के हाथ में उसको दूंगी। एप्पल मैंने पहले तो मॉडल, जो भी मैंने मॉडल बताया था या चार्ट के माध्यम से, फिर उसके बाद मैं मूर्त रूप से बच्चे को हाथ में दूंगी और बच्चा उसको फील करेगा कि टच के माध्यम से देखेगा कि कैसा होता है, और काट के फिर उसके सीड्स को हम दिखाएंगे, जिससे बच्चे को एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिलता है। तो ये हमारा बहुसंवेदीय शिक्षण है, इस तरह से टीचर जो है शिक्षण करवाता है। और अगर आपको थ्योरी एग्जाम के लिए, तो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे भेजे गए हैं, आप उसमें से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज आर कि व्हाट डू यू मीन बाय IEP। IEP आपके फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको लेंदी में भी पूछा जा सकता है, लेंदी मतलब लॉन्ग टाइप में भी। तो आपको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हो सकता है कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन IEP। शॉर्ट नोट आपको आ सकता है IEP के ऊपर। अगर आपको लेंदी क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों को कंपोनेंट्स पूछा जा सकता है कि IEP के घटक क्या हैं, या फिर इसके अलावा आप लोगों को कि हाउ टू प्रिपेयर IEP फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उसको आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो IEP में आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगी कि आपको अगर लेंदी में भी पूछा जाए तो भी आप कंप्लीट कर सको, कवर कर सको क्वेश्चन को, अगर छोटा है तो भी। IEP की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो IEP जैसे हमने लिखा ही है, IEP से आप क्या समझते हैं? जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लिख रही हूँ, उसको समझते हैं।
अगर कंपोनेंट्स भी आता है तो कंपोनेंट्स को भी आप लोग घटक भी लिख सकते हैं इसके। तो सबसे पहले जब हम लोग आईईपी की बात करते हैं तो आईईपी क्या है, फुल फॉर्म इंडिविजुअलाइज्ड, आपको फुल फॉर्म भी ये बार बार पूछी जाती है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। भारत में सबसे पहले इसको यूज़ में लाया गया था इन इंडिया 1975 में इसको यूज़ में लाया गया था। अब ये है क्या है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, विच इज़ प्लान्ड बाय अ टीचर, जिसको एक टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कि यह क्या है, यह एक लिखित दस्तावेज है। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में बट बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों में मैं लिखूँगी तो बहुत लंबा चले जाएगी क्लास। यह क्या एक लिखित दस्तावेज है जिसको एक शिक्षक के माध्यम से विशेष बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। इन इंडिया कब इसको यूज़ में लाया गया था, 1975 में। आप लिख सकते हैं यह एक लिखित दस्तावेज है जिसको एक शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो विशेष बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग विशेष बच्चों की बात करते हैं, स्पेशली हु दोज आर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आईडीडी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका मानसिक तौर से हम लोग कह सकते हैं इनकम्प्लीट डेवलपमेंट रहता है, ब्रेन का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को जब हम ग्रुप में सिखाना होता है तो बहुत कठिनाई आती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उस स्थिति में हम बच्चों को क्या करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड क्या है कि व्यक्तिगत तौर से शैक्षणिक कार्यक्रम को तैयार करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट बच्चे की जो भी शैक्षणिक आवश्यकता है उसको हम लोग बच्चे को एकांत में या हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर से उसको पूरा कर सकें। अब ये तो आपको 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद अगर आपको इसके डेवलप करने की कि विकास कैसे करना है या फिर आप लोगों को इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो मेनली 2 पार्ट्स रहते हैं, 2 इसके घटक हैं कंपोनेंट्स में। घटक तो जिसमें पार्ट ए है एंड पार्ट बी है, भाग ए और भाग ब है। तो पार्ट ए में हमारा क्या आता है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत डिटेल में एक क्लास भी लिया है, प्लीज़ आप उसको भी जा कर के, और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। आपके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। इस पर भी मैंने डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाई है सो दैट आपको क्लियर हो। अब जो पार्ट ए है इसमें हमारा क्या आता है, डेमोग्राफिक डाटा आता है, डेमोग्राफिक डाटा यानी कि बच्चे से संबंधित जानकारी। बच्चे से संबंधित जानकारी हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे का नाम क्या है, पार्ट ए में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे का नाम क्या है, आयु क्या है उसकी, या डेट ऑफ बर्थ हम लोग कहते हैं, DOB लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में। फिर मदर नेम, फादर नेम, इसके बाद में ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के मतलब कि व्यवसाय क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। व्यवसाय में मतलब कि बच्चे का व्यवसाय क्या है, बच्चा कितने साल का है, क्या व्यवसाय है उसका, जॉब करता है कि नहीं करता है। पेरेंट्स उसके, जैसे मदर और फादर का नेम के साथ में पेरेंट्स के भी हिस्ट्री लेते हैं कि पेरेंट्स में बच्चे की जो एजुकेशन है पेरेंट्स की क्या है,
कितने वो पढ़े लिखे हैं, व्यवसाय क्या है, क्या जॉब करते हैं, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सारे हम लोग क्या करते हैं पार्ट ए में हम सारी जानकारी लेते हैं। डेमोग्राफिक डाटा, अगेन आई रिपीट, कि बच्चे से संबंधित हम लोग आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। अब ये तो पार्ट ए में है। अब पार्ट बी में हमारी जो आती है, इसमें हमारा क्या आ रहा है, असेसमेंट, आंकलन। हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, अब हमने जब जानकारी ले ली बच्चे का, कोई भी हम असेसमेंट टूल है, जैसे मैंने आपको MDPS टूल की बात करते हैं, बेसिक MR टूल्स की बात करते हैं, FACP की बात करते हैं, किसी भी टूल का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बच्चे का आंकलन करेंगे, उसका लेवल को जानेंगे कि क्या है। फिर उसके बाद आंकलन करने के बाद में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ गोल्स, सिलेक्शन ऑफ गोल। सिलेक्शन ऑफ गोल में हमारा क्या आता है कि हम चुनाव करेंगे जो भी गोल्स हम कौन से बच्चे को लेंगे। लक्ष्य निर्धारित करना, मुझे लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि बच्चे के लिए प्रायोरिटी बेस्ड, प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जो सिखाना उसके लिए आवश्यक है, उनको हम लोगे। अब उसके बाद में हमने क्या किया है, जब लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तो उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स भी आते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म मतलब लघु, और जो हमारे लॉन्ग टर्म है दीर्घकालिक। पहले हम दीर्घकालिक लेते हैं, जो 15 लिए, 10-15 हमने गोल्स को लिया, जो एनुअल गोल्स रहते हैं। उसी के जो गोल्स हमने लिए उसी में से हम लोग प्रायोरिटी बेस्ड लेते हैं, जो हमें लगता है 2 या 4 जो हमें गोल्स की आवश्यकता पड़ रही है, जो हमारे प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं, प्राथमिकता के आधार पर, वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स रहते हैं। तो उसको निर्धारण करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब बच्चे का करंट लेवल भी जानते हैं। जैसे मैंने बच्चे के लिए लिखना ले लिया ना शॉर्ट टर्म गोल में, तो अब करंट लेवल क्या है, करंट लेवल मतलब वर्तमान स्थिति। ये मैं आप लोगों को लेंदी अगर क्वेश्चन पूछा गया, आपको कंपोनेंट्स पूछे गए या कैसे डेवलप करना है, उसके स्टेप्स बता रही हैं आपको। तो स्टेप्स को आप पार्ट ए में है, तो हमने डेमोग्राफिक डाटा लिया, असेसमेंट किया, असेसमेंट के बाद में गोल्स, सिलेक्शन ऑफ गोल्स है जिसमें हमने शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स को लिया, करंट लेवल को लिया जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड रहता है। इसी के बाद में हमारा वर्तमान स्थिति की बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग, बच्चे का फाइन मोटर स्किल सही है कि नहीं है, बच्चा टास्क के रिलेटेड क्या उसकी प्री रिक्विजिट से क्या जानकारी है उसको हम लोग लेते हैं। एंड इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है कि हमने जो भी बच्चे के लिए गोल लिया, जैसे मैंने 80% परिशुद्धता की, जब मैं बच्चे को 15 दिन का सेशन लूँगी तो बच्चा जो भी मैंने निर्धारित किया है गोल को, उसको 15 दिन के सेशन लेने के उपरांत बच्चा 80% परिशुद्धता के साथ में करना सीख जाएगा। वो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमारा आता है। इसके बाद में हमारा रहता है TA, टास्क एनालिसिस हम बोलते हैं, टास्क एनालिसिस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्य विश्लेषण। हम बच्चे को कैसे टास्क को सिखाएंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल और इजीएस्ट वे में उसको डिवाइड करते हैं, दैट वी कॉल टास्क एनालिसिस। मैंने कोई भी गोल को निर्धारित किया, उसको स्टेप बाय स्टेप में इजीएस्ट वे में, सिंपल और आसान तरीके से उसको क्या करूँगी, बांटूंगी छोटे छोटे भागों में, उसको कार्य विश्लेषण कहते हैं, पॉइंट्स वाइज लिखेंगे। देन उसके बाद में प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक मैंने कैसे बच्चे को क्या क्या स्टेप्स लिए थे। मैं क्लासरूम में गई, विद द परमिशन ऑफ टीचर मैं बच्चे को एकांत में लेकर के आई, फिर बच्चे को मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने बच्चे को कॉपी पेन दिया, उसको मोटिवेशन दिया, स्टेप बाय स्टेप टास्क को मैंने उसको सिखाया, एज ए प्रोसीजर उसको लिखते हैं। एंड लास्ट वन स्टेप हमारा जो रहता है, दैट इज़, यहीं लिख देते हैं इसको, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन।
जो भी मैंने बच्चे को सिखाया, टास्क एनालिसिस का आपका फॉर्मेट आपको टीचर्स ने दिया होगा, उसमें आप देखोगे कि डे वाइज आपका 15 डेज का सेशन रहता है, तो हर दिन का आप इवैल्यूएशन भी करते हैं कि फर्स्ट डे बच्चे का लेवल क्या था, सेकेंड डे क्या था, थर्ड डे क्या था, तो उसको इवैल्यूएट भी आप करेंगे। तो आपका क्या आ रहा है इवैल्यूएशन में कि बच्चे ने, अगर हम लोगों ने 0 से बच्चे को, फर्स्ट डे बच्चे का लेवल 0 था, तो जब 15 दिन का सेशन लिया तो उस उपरांत हमारे बच्चे का जो भी हमने ग्रेजुअली बच्चे का इंक्रीज हुआ है लेवल, उसको हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा स्टेप्स आ जाते हैं या कंपोनेंट्स आ जाते हैं जब भी आपको आईपी को डेवलप करने के लिए बोला जाएगा। इन सब पॉइंट्स को लिखोगे। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आईपी आपको पूछा ही जाता है, वेदर आपको छोटे क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाए या लेंदी क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाए। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन इंडिविजुअल विद हाई सपोर्ट नीड्स। डिफाइन इंडिविजुअल्स विद हाई सपोर्ट नीड्स चिल्ड्रंस हम कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका डिफाइन क्या बोला इन्होंने, क्या बोला हुआ है कि हाई सपोर्ट, उच्चतम समर्थन वाले, उच्चतम समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित करें। उच्चतम सपोर्ट, अब हमें समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल विद हाई सपोर्ट, कि जो भी जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है सहायता की, उन बच्चों के बारे में आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। अब कौन से आते हैं हमारे, जब भी हम आईडीडी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, तो इन बच्चों को क्लासीफाई किया गया है। जैसे बॉर्डर लाइन कैटेगरी के बच्चे हैं, उसके बाद में माइल्ड कैटेगरी के आते हैं, मॉडरेट आते हैं, सीवियर आते हैं, प्रोफाउंड आते हैं। जो हमारे फर्स्ट 2 आते हैं माइल्ड, और जो हमारे बॉर्डर लाइन कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की, असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं रहती है। व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रोफाउंड लेवल की और सीवियर कैटेगरी के बच्चे हैं, जो गंभीर, और प्लस हम लोग प्रोफाउंड जो कि बेड रिडन बच्चे होते हैं, उनको हर वक्त हाई, हम लोग कह सकते हैं कि हाई सपोर्ट की नीड रहती है, उनको हर वक्त आपके असिस्टेंस की आवश्यकता रहती है, आपके हम लोग कह सकते हैं कि सहयोग की आवश्यकता रहती है, कि इनको विदाउट, अगर हम लोग कहें कि इनको अगर हम लोग किसी तरह से हेल्प ना करें, विदाउट एनी प्रॉम्प्टिंग या हेल्प के, ये अपने किसी भी कार्य को करने में असफल होते हैं। तो इन बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, उच्चतम समर्थन वाले आवश्यकता है। जिन बच्चों को हम लोग को हर वक्त किसी भी प्रकार की हेल्प देने की आवश्यकता रहती है और हर वक्त वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए भी वो हमारे किस में आ रहे हैं, उच्चतम आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है कि पीयर ट्यूटरिंग। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग हम लोग क्या कहते हैं, सहपाठी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? आप लोग अपने सिलेबस में देखेंगे, अभी तो मैं पीयर ट्यूटरिंग के, क्योंकि ये आप लोगों को बार बार पूछा गया है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, या फिर हम लोग पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं, आपके इस तरह से आप लोगों को बताए गए हैं। ये सारे क्या हैं, आपके को टीचिंग मेथड है, को टीचिंग मेथड्स हैं ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। शिक्षण विधि हैं ना, शिक्षण विधियों में हम लोग, अगर सिंपल सी चीज़ है कि हमारा जो पीयर ट्यूटरिंग है, पीयर ट्यूटरिंग में
क्लासरूम में जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है, हो सकता है कि कई बारी अगर हम लोग अपने पुराने टाइम की बात करते हैं तो क्लास में एक बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता था और वो पूरी क्लास को व्यवस्थित रखता था इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। सेम लाइक दैट टीचर ने बच्चे को पढ़ा दिया। हो सकता है कि कोई ब्राइट स्टूडेंट है, हाईली इंटेलेक्ट बच्चा है जिसको इजीली चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो उस बच्चे को टीचर अपनी एब्सेंस में अलाउ करता है। जो भी लग रहा है कि बच्चे जिनको कम समझ में आ रहा है या क्लासरूम में और बच्चे हैं, टाइम की सेविंग करने के लिए कि वो बच्चा उन बच्चों को भी सिखाए। लेकिन टीचर को ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी पीयर ट्यूटरिंग के लिए बच्चे को अलाउ करता है कि सहपाठी ही अपने सहपाठी अपने फ्रेंड को पढ़ाएगा, तो एज जो लेवल है उनका गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 ईयर्स से ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना 3 ईयर्स से कम होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जो बच्चा पढ़ा रहा है उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसमें भी टीचिंग क्वालिटीज़ बढ़ती है। और अगर टीचर की भी बात करते हैं तो उसके टाइम का भी क्या होता है, सेविंग होती है। और अगर कोई बच्चा, जैसे अगर हम लोग इसके फ़ायदे देखते हैं तो जो क्लास में बच्चा पढ़ा रहा है तो वो अगर 3 साल का ही गैप है और बच्चे अच्छे फ्रेंड्स हैं तो इजीली अपने जो भी उसके क्वेरीज हैं उसको वो सॉल्व कर सकता है और इजीली क्वेश्चनिंग कर सकता है। कई बार बच्चे हेजिटेशन फील करते हैं टीचर के सामने पूछने में। लेकिन इसके नुकसान भी ऐसे हो जाता है कि अगर एज ज़्यादा गैप बढ़ जाता है, हो सकता है 3 ईयर से ज़्यादा है, तो बच्चों में हेजिटेशन फील होता है। कई बार छोटे एज का है तो बच्चे सोचते हैं कि इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, या फिर बड़े एज ग्रुप का बच्चा लिया है तो उनको तभी हेजिटेशन फील होता है। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स, फ़ायदे और नुकसान दोनों तरह के ही रहते हैं। बट अगर हम लोग फ़ायदे देखते हैं तो टीचर की एब्सेंस में बच्चा आराम से अपने सहपाठी को बता सकता है, हेल्प कर सकता है और उसके डाउट्स को क्लियर कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि को टीचिंग सा शिक्षण विधि है जिसमें एक बच्चा दूसरे अपने सहपाठी जो भी उसका ग्रुप का बच्चा है उसको आराम से पढ़ा सकता है और उसको हेल्प कर सकता है। पीयर ट्यूटरिंग के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राइट डाउन वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। राइट डाउन various principles of teaching। क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रिंसिपल्स हम लोग बोलते हैं शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांतों को लिखिए। मेनली 4 टाइप्स के इसमें प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आता है एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और इसमें से जो भी आज मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ उनकी मैंने डिटेल में वीडियोस ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पे बनाई है, इंक्लूडेड दिस टॉपिक। इस पे भी कि कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है तो उनको आप लोग मेरे जो वीडियो बनी है उसमें भी डिटेल में देख सकते हैं। अब प्रिंसिपल में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे फर्स्ट कौन सा आता है कि नोन टू अननोन। नोन टू अननोन हमारा क्या आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आप स्टूडेंट्स को एक चीज़ क्लियर कर दो कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आ रहा है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज आ रहा है, स्टेजेस ऑफ लर्निंग आएगा आपको पेपर में, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से इलेबोरेट ज़रूर कीजिएगा विद एग्जाम्पल, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। आप जब एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जामिनर को क्लियर होता है कि आपको टॉपिक की फुल आपको इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या 1-2 लाइन में उसको ख़त्म कर देते हैं, कोई फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बनाते हैं, हेडिंग्स प्रॉपर नहीं लिखते हैं, तो उसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो नोन टू अननोन की, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। सेकंड हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल सेकंड हमारा सरल से कठिन की ओर। थर्ड वन हमारा आता है कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर।
एंड फोर्थ वन इज लास्ट, होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर। अब फर्स्ट हमारा नोन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते, वेदर हम लोग स्पेशल बच्चों की बात कर रहे हैं या दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चा चीज़ें जानता है, अब हम लोग करंट लेवल की भी बात करते हैं कि बच्चे में क्या प्री रिक्विजिट्स है, पहले से बच्चा क्या जानता है, वो हम लोग देखते हैं। बच्चे को अगर मुझे सपोज कीजिए कि 1 to 10 तक काउंटिंग सिखाना है, तो मैं बच्चे के लिए पहले क्या करूँगी, मैं पहले देखूँगी कि बच्चे को क्या 1 to 5 तक हो सकता है बच्चा वर्बली बोल लेता है, 1 to 3 तक हो सकता है बच्चा लिख लेता है। जहाँ तक बच्चा जानता है मैं उसको पहले करवाऊंगी, देन उसके बाद में फिर आगे का करवाने के लिए बच्चे को बोलूँगी। जैसे मैंने अगर लिखना बच्चे को सिखाना है तो मैं पहले बोलूँगी बच्चे को कि आप वर्बली मुझे 1 to 10 तक सिखाओ। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कि जो बच्चे को ज्ञात होती है चीज़ें उसको हम लोग एक बार पूछ लेते हैं, करवाते हैं, फिर उसके आगे हम लोग फर्दर जो आगे का पार्ट उसको करवाना तो उसको कराते हैं। तो बच्चे में और मोटिवेशन आता है, प्रेरणा मिलती है उसको सीखने में। तो उसको हम लोग, आप एग्जाम्पल भी कोड कर सकते हैं इसी तरह से, जैसे मैंने आपको दिया कि 1 to 10 तक अगर गिनती सिखाना है तो पहले मैं क्या, अगर मेरे को 5 to 6 अगर बच्चे को करवाना है तो मैं पहले 1 to 5 तक उसको लिखवाऊंगी, देन 5 to 10 तक मैं उसको आगे का दूंगी, 6 to 10 तक का। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। जब भी हम बच्चे को सिखाते हैं, वेदर कोई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं या नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंपल चीज़ों को लेते हैं, सरल तरीके से सिखाते हैं, देन फिर हम कठिन पार्ट पे आते हैं। जैसे मैंने बच्चे को अगर सब्ट्रैक्शन सिखाना है तो पहले मैं सिंगल डिजिट कराऊंगी, देन उसके बाद में क्या करूंगी, बच्चे को डबल डिजिट कराऊंगी, फिर उसको मैं बोरो लेना उसको सिखाऊंगी, रेदर देन कि मैं बच्चे को पहले ही हार्ड चीज़ को सिखा दूंगी और सिखाने की कोशिश करूंगी, तो उसके चलते वो सिंपल चीज़ को भी नहीं सीख पाता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब कि हम बच्चे को कोई भी टास्क को बच्चे को करना सिखाएंगे तो पहले क्या करूँगी, मैं कॉन्क्रीट मूर्त रूप से बच्चे को मैं पहले चीज़ें दिखाऊंगी, देन जो भी मुझे लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मैंने अगर बच्चे को पहले गिनती अगर मेरे को लिखना सिखाना है, बच्चे को अगर मेरे को उसको एडिशन करना सिखाना है फॉर एग्जांपल, अब मेरे को अगर उसको 5 + 5 कराना है तो मैं बच्चे को ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि 5 + 5 आप मेंटल कैलकुलेशन करो। पहले मैं उसको 5, पहले मैं पेन उसके लिए लूँगी, फिर 5 और लूँगी और उसको एक साथ जोड़ने के लिए बोलूँगी उनको, तो वो कॉन्क्रीट रूप से, फिर मैं हो सकता है कि मैं बाद में उसको क्या करूँगी, एब्स्ट्रैक्ट वे में ले जाऊँगी। एंड इसी तरह से हम लोग अगर बात करते हैं कि बच्चे को डेज़ के मेरे को नेम बताने हैं, तो मैं बच्चे को क्या करूँगी, पहले जो वर्किंग डे है, जैसे मंडे है तो मंडे को बच्चा स्कूल आ रहा है, आप स्कूल आए हैं और स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो मैं कोरिलेट करूँगी जो वर्किंग डेज हैं उनसे। फिर मैं संडे की उसको अवधारणा दूंगी। संडे मतलब, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट बच्चा, जब संडे को हम बोल सकते हैं कि संडे को रामायणा सीरियल आता है, संडे को सब बच्चे छुट्टी करते हैं, या फिर संडे को जो भी आप लोग पिकनिक पे जाते हैं या बाहर आउटिंग के लिए आप लोग जाते हैं, जो चीज़ें हम लोग कह सकते हैं अमूर्त, उससे हम लोग कोरिलेट करते हैं। होल टू पार्ट है। होल मतलब कि हम जब भी बच्चे को टास्क को सिखाते हैं तो हम बच्चे के लिए क्या करते हैं, पहले बच्चे को पूर्ण रूप से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को जब बताया कि आज हम लोग पेपर नंबर 6 टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने होल बताया कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ ऐसे नहीं मैंने बोला कि आज हम लोग आईपी के बारे में पढ़ेंगे, आज हम पीयर ट्यूटरिंग के बारे में पढ़ेंगे, आज हम टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या सुना, पहले मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताया कि आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पेपर नंबर 6 करेगा। तो सेम लाइक दैट हम लोग क्या है, जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनको हम लोग कभी भी, अगर मैंने पेड़ का कॉन्सेप्ट देना है तो मैं कभी ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये इसका रूट्स हैं, ये इसकी स्टेम है, ये इस पे फ्रूट्स लगते हैं, लीव्स लगते हैं, ऐसे नहीं बताएं। हम लोग पहले बच्चे को होल बताएंगे कि ये ट्रे है, आज हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम बच्चे को पढ़ा। तो दिस आर द मेनली 4 टाइप्स ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स जिसके बारे में हम लोग आप लोगों को पूछा भी जाएगा पेपर में।
आई थिंक आप लोगों का बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी ये वीडियो, तो मैं इसको आप लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ये आप लोग पार्ट ए मान करके चलिएगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के हैं पार्ट ए में होंगे, और पार्ट बी मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, कुछ उसमें भी रहेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि मैं अभी अगर इसमें लूँ तो कुछ आपके क्वेश्चंस बच जाएं। तो आई ट्राई कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोगों को कवर करा पाऊँ, और इसके अलावा जो बच जाएंगे क्वेश्चंस उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ जब भी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो तो मैंने हर आपके पेपर जितने भी अभी तक वीडियोज़ बनाए 3 पेपर्स पे बना दी है, तो सबके मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मैंने लिया है। सेम लाइक दैट आज पार्ट ए हम करेंगे, पार्ट बी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब इसके बाद में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक और हम लोग कर लेते हैं। 6 नंबर, स्टेजेस ऑफ लर्निंग। ये भी आप लोगों को बार बार पूछा जाता है कि अधिगम के चरण। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन वेरियस स्टेजेस ऑफ लर्निंग, या फिर अधिगम के चरण कौन कौन से हैं, ऐसे भी आ सकता है आपको। तो इनको तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करें तो उसके लिए भी प्लीज़ आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्विजिशन हम लोग बोलते हैं नया कार्य सीखना। सेकेंड हमारा आता है फ्लुएंसी, निपुणता। थर्ड वन हमारा आता है मेंटेनेंस, बनाए रखना। एंड फोर्थ वन इज जनरलाइजेशन। दिस इज जेड, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। कोई भी हम लोग सीखते हैं, अधिगम हमारा क्या है, लर्निंग अगर हम लोग एज ए डेफिनेशन बोलते हैं तो क्या है, कोई भी अगर हम लोग बात करते हैं सीखना क्या है कि किसी भी टास्क को हम लोग जब सीखते हैं तो परमानेंट तौर से हमारे व्यवहार में पाए जाने वाला परिवर्तन जो कि स्थायी रूप से है। तो सिंपल सी चीज़ है कि देयर इज परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर दैट वी कॉल लर्निंग, यानी कि परमानेंट स्थायी रूप से हमारे व्यवहार में पाए जाने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। जब भी हम लोग कुछ भी सीखते हैं तो मेनली 4 स्टेप्स से होकर के हम लोग गुजरते हैं, 4 स्टेप्स रहते हैं जिनसे होकर के हम लोग सीखते हैं। एक्विजिशन का हमारा मतलब होता है नया कार्य सीखना है। जब भी एक्विजिशन मतलब नए टास्क से अवगत होना। जैसे आप लोगों को मैंने स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, आप बिफोर योर डिप्लोमा जब आप एनरोल्ड नहीं होते तो आपको पता नहीं था कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग क्या कंसेप्ट है। तो आपने फर्स्ट टाइम क्या किया, आप लोग इंट्रोड्यूस हुए इस टॉपिक से। जब भी हम लोग किसी भी टास्क को सीखते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारी बहुत सारी गलतियां होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। गलतियां हमारी क्या रहती है, बार बार अगर हम लोग करते हैं तो हमारे को प्रैक्टिस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को भी देना पड़ता है। जैसे मैंने अगर बच्चे को पहले अगर लिखना नहीं आता है, बच्चे ने पेन भी होल्ड नहीं किया और बच्चे को मैंने 1 लिखना सिखाना है तो बहुत बारी मिस्टेक करेगा, हो सकता है पेन भी अप्रोप्रिएट वे में ना पकड़े, स्क्रिबलिंग कर रहा है, सिट्टे मारेगा, जैसे भी गलतियां बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या पेन को अप्रोप्रिएट वे में पकड़ना सीख जाएगा जब हम लोग उसको प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटीज़ को देंगे। तो फर्स्ट क्या है कि किसी भी नए टास्क को सीखना और इसमें बहुत सारी गलतियों का होना क्या है, हमारा एक्विजिशन पीरियड आता है आपका। फ्लुएंसी इज़ योर कि निपुणता आना। जैसे मैंने बच्चे को अगर गिनती लिखना सिखाया या उसका नाम लिखना, तो पहले तो उसको क्या बहुत सारी गलती मिस्टेक्स करे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है उसमें निपुणता आ जाती है। जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस के नो डाउट इसमें भी हमारे क्या है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की। जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिस की आवश्यकता डेली बेसिस पे रहती ही रहती है। हमें ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चे को अगर 1 to 5 तक गिनती लिखना सिखा दिया, अब मेरे को 6 to 10 तक करवाना है
तो मैं बच्चे को 1 to 5 तक नहीं करवाऊँ, तो इससे क्या होगा कि जो उसने सीखा हुआ है उसको वो भूल जाएगा। तो फ्लुएंट बनाने के लिए उसको जब भी आवश्यकता पड़े तो उसको वो क्या है लिख ले, या जब मैं बोलूँ वो बोल दे, तो उसके लिए क्या है मुझे प्रैक्टिस करवाने की उसको आवश्यकता फिर भी बनी रहती है। लेकिन बच्चा प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। सिंपल से एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे हम लैंग्वेज को सीखते हैं, कोई भी भाषा को हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोगों को क्या है प्रोनाउंसिएशन, हम लोगों को जो हमारे एक्सेंट होता है वो भी हमारा फ्लुएंट नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम सेकेंड फेज पे आते हैं और हमारे में निपुणता आ जाती है, हमें इंग्लिश में हम फ्लुएंटली बोलना सीख जाते हैं। अब मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मतलब बनाए रखना है। मैंने बच्चे को सिखा तो दिया, वेदर मैंने उसको 1 to 10 तक काउंटिंग सिखा दी या मैंने कोई लैंग्वेज को सिखा दिया, बट उसको मैंने बनाए भी रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने टास्क को सिखा दिया बस दैट्स इट। मेरे को उसको, अगर मैंने कोई भी नया टास्क सिखाना है तो पहले उसको ज़रूर रिवाइज़ कराऊंगी सो दैट वो उसको भूले नहीं। अब जनरलाइजेशन मतलब कि सामान्यकरण। मैंने बच्चे को अगर सिखा दिया है कि 1 to 10 तक नंबर को पढ़ना सिखा दिया है, अब मैंने उसको मेंटेन भी कर दिया है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो उसको बनाए रखूँगी, जब भी बोला जाएगा तो वो उसको पढ़ लेगा। लेकिन अब मैं डिफरेंट सिचुएशन में उसको करना भी सिखाऊंगी, सिंगल पे नहीं। अभी जैसे मैंने वाइट बोर्ड पे बच्चे को 1 to 5 तक उसको या 10 तक काउंटिंग मैंने उसको नंबर पढ़ना सिखा दिया, फ्लैश कार्ड से मैंने पढ़ना सिखा दिया। अब बच्चा कहीं मार्केट में जा रहा है, शॉप का नंबर लिखा हुआ है तो उसको वो भी पढ़ना आना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि बच्चे को मोबाइल नंबर कहीं लिखा है वो भी उसको पढ़ना आना चाहिए। उसको अगर मुझे कहीं भी लग रहा है कि वो नंबर कहीं भी लिखा हुआ है उसको वो हर जगह पे पढ़ना आना चाहिए। सेम लाइक दैट मैंने बच्चे को अगर खाना खाना सिखाया, मैंने बच्चे को क्या किया कि कोई टास्क सिखाया, मैंने उसको टेबल मैनर पे खाना खाना सिखाया है, टेबल मैनर पे खाना सिखाया। अब बच्चा विदाउट एनीबडी हेल्प बच्चा खुद से खाना खाना सीख रहा है। मेंटेनेंस, अब मैंने जो खाना खाना है तो वो बनाए रखा है, ऐसा नहीं है इसने 1 महीना खाना खाना सीखा फिर भूल गया, नहीं, उसको हम लोग रूटीन में बनाए रखेंगे सो दैट वो भूले नहीं। अब सामान्यकरण हमारा क्या आता है कि मैंने टेबल मैनर में बच्चे को खाना खाना सिखाया था, कहीं ज़रूरत पड़ रही है कि नीचे बैठ करके बच्चा खाना पड़ रहा है तो वो वहाँ पर भी खाएगा। अगर मैंने बच्चे को हाथ से खाना खाना सिखाया था तो अगर ज़रूरत पड़ रही है कि स्पून की हेल्प से खाना खाना है तो उसको वो भी खाना आना चाहिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग कोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाए तो आप इनको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो पार्ट ए में मैंने अभी आप लोगों को करवाए। पार्ट बी मेरे जो रहेगा वो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी, और उसको जो भी पार्ट ए और पार्ट बी का है तो उन दोनों को आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो भी आप लोगों को मैंने फुल फॉर्म्स पे भी वीडियोस 5-6 मैंने बना दी है आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी, और इसकी भी आज ही अपलोड किए, उसको भी देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।